हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजंस। अभी वहाँ पे आज रहेगा लेक्चर नंबर 10 और आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जो है इनको टर्म्स। इनको टर्म्स हमें पढ़ना है। अभी इस इनको टर्म्स का हम पहले सिर्फ फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है कुछ जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या है, क्यों दी गई है। ठीक है, अभी जब गुड्स बन जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, गुड्स बना रहा है, उसके बाद अभी उसकी प्लेस पे उसने गुड्स बना दिया है और वेयर हाउस में स्टोर कर दिया है। अभी ये गुड्स जाने वाला है कहाँ पे, ओवरसीज मार्केट में बायर के पास पहुँचेगा। बायर के पास ये गुड्स पहुंचेगा। अभी यहाँ पे इस बीच में बहुत सारे प्रोसीजर्स होने वाली है, बहुत सारा काम होने वाला है। ठीक है, गुड्स लोडिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वो पहुंचेगा पोर्ट पे, फिर वहाँ से शिपमेंट होगा, फिर वहाँ से वो बायर के पोर्ट पे पहुंचेगा, वहाँ पे अनलोडिंग होगा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तब जाके ये गुड्स या प्रोडक्ट पहुंचेंगे बायर के पास। अभी जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी उस ट्रांजैक्शन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं रिलेटेड टू, अब यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँच रहा है, बीच में काफ़ी सारी कॉस्ट लग रही है। कॉस्ट के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन कितनी कॉस्ट बेयर करेगा। ठीक है, एक्सपोर्टर कितनी बेयर करेगा, इंपोर्टर कितनी बेयर करेगा। दूसरी बात आती है रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि कौन कितना रिस्क उठाएगा। ठीक है, इसने यहाँ से माल भेज दिया, वो बोलेगा अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, कुछ भी हो गया तो अभी तुम देख लो। कहाँ पे कितनी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी, कौन कितनी कॉस्ट बेयर करेगा। ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसी चीज़ को आसान करने के लिए इनको टर्म्स दिए गए, यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स दिए गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी जितने भी हम इनको टर्म्स पढ़ेंगे उसमें बताया हुआ है कि इंपोर्टर की कितनी जिम्मेदारी या उसकी वो कितनी कॉस्ट बेयर करेगा, एक्सपोर्टर की कितनी जिम्मेदारी, कितना रिस्क वो लेगा, कितनी कॉस्ट बेयर करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी इनको टर्म्स, दैट इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, आर स्टैंडर्ड सेट टर्मिनोलॉजी which was created by International Chamber of Commerce ICC in 1936। ठीक है, अभी ये टर्म्स दिए किसने, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने ये टर्म्स दिए कि चलो आप इन टर्म्स को फॉलो करके एग्रीमेंट कर रहे हो, फिर वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे लोग क्लियर रहेंगे रिलेटेड टू कॉस्ट, रिलेटेड टू रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द इनको टर्म्स आर यूज्ड यूनिवर्सली, देखो ये टर्म्स को यूनिवर्सली यूज किया जा रहा है, डिफाइनिंग द की पार्ट्स ऑफ फ्रेट फॉरवर्डिंग फॉर ट्रेडर्स, बायर्स, सेलर्स एंड बैंक। नाउ यूजर्स ऑफ इनको टर्म्स, अभी इन इनको टर्म्स को कौन कौन यूज करेगा। इनको टर्म्स आर यूज टुडे बाय प्रैक्टिशनर्स एंड ट्रेडर्स, एनीवन इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन ऑफ डिलीवरिंग गुड्स overseas will probably come across इनको टर्म्स इंक्लूडिंग। देखिए, अभी जो सप्लाई चेन है, यानी कि एक्सपोर्टर ने माल बना दिया है और वो पहुंच रहा है इंपोर्टर तक, उसके बीच में जितने लोग इन्वॉल्व है सप्लाई चेन में, सबको इनको टर्म्स यूज़ करना होगा, सब उससे कनेक्टेड रहेंगे। ट्रेडर्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, बायर्स, सेलर्स, गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स, ये सारे ही लोग यूज़र होंगे ऑफ इनको टर्म्स। के नाउ कवरेज ऑफ इनको टर्म्स, कौन कौन सी चीज़ें इनको टर्म्स में कवर की जाएगी। द लैंग्वेज दैट वाज एग्रीड बाय इनको टर्म्स गाइडेंस कवर्स द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड। सबसे पहला है टास्क इन्वॉल्व इन शिपिंग। शिपिंग
जो हम कहते हैं उसमें काफ़ी सारे टास्क इन्वॉल्व होते हैं, तो वो टास्क को डिफाइन करेगा इनकोटर्म्स। पार्टीज टू होल्ड कॉन्ट्रैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर और सेलर ऑफ रिस्क, ठीक है, किसका कितना रिस्क रहेगा, कब से शुरू होगा, ठीक है, एक्सपोर्टर का रिस्क कहाँ तक है, इंपोर्टर का कहाँ से शुरू होगा। नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, बायर्स एंड सेलर्स, सेलर कहाँ तक जिम्मेदार है गुड्स डिलीवर करने को, ठीक है, वो पोर्ट तक रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो बायर की प्लेस पे ओवरसीज मार्केट में बायर की प्लेस तक डिलीवर करके देगा, कहाँ तक। नेक्स्ट इज ड्यूटीज रिलेटिंग टू इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स कौन लेगा, इंश्योरेंस लेना तो ज़रूरी है ऑफकोर्स। अभी सामान प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, काफ़ी समय लगने वाला है ओवरसीज़ मार्केट में पहुँचने के लिए, सो उसके बीच में वो प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, काफ़ी सारे रिस्क है, सो इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। सो ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। एंड नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कौन भरेगा, ये सारी ही चीज़ें कवर की गई है इन इनकोटर्म्स, ठीक है। अभी ये सारे ही इनकोटर्म्स जो दिए गए हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सो अभी सबसे पहला हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इनकोटर्म्स, उसमें आएगा अपना एक्सवर्क्स, EXW। अभी ये जो इनकोटर्म्स बताए गए हैं वो काफ़ी सारे इनकोटर्म्स ऐसे हैं जो ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि एक्सपोर्ट बाय एयर हो रहा है या बाय वाटर हो रहा है, बाय लैंड हो रहा है, कुछ भी सबको एप्लीकेबल होंगे। एंड कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सी एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ही है, ठीक है ना। अभी सबसे पहला पढ़ते हैं एक्सवर्क्स। सो अभी यहाँ पे एक्सवर्क्स में क्या होगा कि एक्सपोर्टर ने गुड्स बना दिया है, एक्सपोर्टर अभी वो क्या करेगा, उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो गुड्स बना के पैकेजिंग करके उसकी प्लेस पे रेडी करके देगा, ठीक है। एक्सपोर्टर की जो प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे वो बोलेगा कि प्रोडक्ट गुड्स रेडी है पैकेजिंग करके, ठीक है, अभी आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है एंड मेरी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। आगे का काम किसका है, बायर का, कि वो गुड्स को वहाँ से कलेक्ट करे, उसका शिपमेंट करवाए, ठीक है, और फिर वो उसकी जगह पे लेके जाए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट वहाँ से शुरू हो जाएगी बायर की, दैट इज़ इम्पोर्टर की। सो एक्सवर्क्स इज द टाइप ऑफ इनकोटर्म defined by the International Chamber of Commerce. Ex-works makes the seller or shipper or supplier of goods responsible for packaging and leaving the goods at their factory or place of manufacture. देखिए यहाँ पे बात आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्टर की, पैकेजिंग एंड लीविंग द गुड्स एट देयर फैक्ट्री और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हम एक्सपोर्टर हैं तो हमने हमारी जगह पे गुड्स पैकिंग करके रेडी करके रख दिया, हमारा काम ख़त्म। द बायर और कंसाइनी इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द गुड्स बीइंग मेड अवेलेबल। उससे आगे बायर की जिम्मेदारी है। सो उसके कौन कौन से काम रहेंगे बायर के, लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्टर ने उसकी जगह पे गुड्स रेडी करके रखा है, सो वहाँ से ट्रांसपोर्ट में लोड करना होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अ पोर्ट और टर्मिनल, आगे टर्मिनल पे लेके जाओ, शिपिंग द गुड्स, शिपिंग करवाओ, अनलोडिंग द गुड्स एट द बायर्स पोर्ट और टर्मिनल, ठीक है, बायर के टर्मिनल पे पोर्ट पे गुड्स पहुंच गया, वहाँ पे अनलोड होगा। एंड देन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द एंड डेस्टिनेशन और वेयर हाउस, फिर बायर की जो भी प्लेस है, उसका वेयर हाउस है या वॉटेवर, उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना। ये सारे ही काम की जिम्मेदारी होगी बायर की एंड कॉस्ट भी वो ही बेयर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कॉस्ट किसकी कितनी है एंड रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। नाउ द नेक्स्ट वन इज FCA, सेकेंड इनकोटर्म हम देखेंगे, फ्री कैरियर जिसे हम कहेंगे, ठीक है, FCA फ्री कैरियर। अभी यहाँ पे क्या होना है कि एक तो एक्सपोर्टर की प्लेस है, ठीक है,
उसके बाद आएगा पोर्ट एंड यहाँ पे है हमारा इंपोर्टर, ठीक है। अभी एक्सपोर्टर का यहाँ पे काम क्या होगा, ऊपर हमने देखा कि एक्सपोर्टर गुड्स बना के पैकेजिंग करके छोड़ देता है, आगे का काम बायर का। अभी यहाँ से एक्सपोर्टर थोड़ा और ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को कैरियर में लोड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद पोर्ट पे वो गुड्स क्लियर करवा के भी देगा, ठीक है। पोर्ट पे क्लियरेंस करवाएगा वो गुड्स का, ठीक है। क्लियरेंस हो गया, उसके बाद गुड्स का शिपमेंट हो गया, फिर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, यहाँ तक ही आएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे का काम बायर का हो जाएगा, इंपोर्टर का हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुड्स पहुँचेगा इंपोर्टर की प्लेस पे, सो वहाँ पे सारी प्रोसीजर करना, गुड्स अनलोड करवाना, फिर उसके जगह वहाँ से उसको उसके प्लेस पे लेके जाना, बायर खुद अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। सो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बायर की, वो हो जाएगा फ्री कैरियर, दैट इज़ FCA। ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ये एप्लीकेबल होगा। Now free carrier is a common agreement where a seller or shipper or supplier of goods is responsible for packaging and loading goods onto a truck at the transport hub or port। ठीक है, क्या कर रहा है ये एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है गुड्स पोर्ट तक। उसके बाद द सेलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस ऑफ गुड्स एट द पोर्ट और टर्मिनल। तो एक तो ये चीज़ करेगा वो, दूसरा ट्रांसपोर्ट करेगा अप टू हब और पोर्ट, उसके बाद वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। वंस द गुड्स आर क्लियर्ड बाय कस्टम्स, कस्टम्स ने एक बार क्लियर कर दिया गुड्स को, लोडेड ऑन द वेसल, बिन लोडेड एंड the shipment is accepted, responsibility shifts from the seller to the buyer to arrange shipment and delivery to the end warehouse or customer। ठीक है, एक बार शिपमेंट हो गया, गुड्स निकल गया, फिर जिम्मेदारी हो जाएगी आगे की सारी बायर की। Now FCA is different from Ex-Works where the seller is just responsible for making available the goods at their own factory or place of manufacture। The buyer or consignee is then responsible for everything else। क्या क्या काम रहेंगे बायर या कंसाइनी के? सबसे पहला शिपिंग द गुड्स, अनलोडिंग द गुड्स एट द बायर्स पोर्ट और टर्मिनल, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द एंड डेस्टिनेशन और वेयरहाउस। ये सारे ही काम हो जाएंगे बायर के, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा सेकेंड इनकोटर्म। द नेक्स्ट इज कैरेज पेड टू, दैट इज CPT, कैरेज पेड टू। अभी यहाँ पे क्या होना है, अभी एक तो बात क्या है कि CPT इज कॉमन फॉर लार्ज इम्पोर्टर्स। कौन यूज़ करेगा इसे ज़्यादातर? लार्ज इम्पोर्टर्स हु हैव देयर ओन पोर्ट एजेंट्स दैट कैन मैनेज द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दे अराइव इन देयर कंट्री, ठीक है। ओवरसीज़ मार्केट में ऐसे इंपोर्टर है जो बल्क में इंपोर्ट करते हैं, डेली का रूटीन उनका काम है, बल्क में वो इंपोर्ट करते हैं। सो अभी उनका तो रूटीन काम है, उनको पता है किसके पास से काम करवा के लेना है, ठीक है, किस एजेंट के पास से वो काम करवा के लेंगे जल्दी से। तो उन लोगों के लिए ये इनकोटर्म ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। अभी इसमें क्या होना है, एक हम कॉस्ट की अगर बात करें, सो एक्सपोर्टर कितनी कॉस्ट बेयर करेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो पूरी बेयर करेगा, ठीक है। अभी ये जो एक्सपोर्टर है एंड सामने इंपोर्टर, ठीक है। अभी यहाँ से गुड्स जो यहाँ पहुँचना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी बेयर करेगा एक्सपोर्टर। अभी बात हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की करें, सो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी? सो गुड्स कंट्री से बाहर निकलेगा तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सपोर्टर की, ठीक है। एक्सपोर्टर ने क्या किया, गुड्स लोड करवाया,
टर्मिनल पे पहुंचाया, ठीक है, सारी प्रोसीजर हो गई, गुड्स एक बार कंट्री से बाहर निकल गया, पोर्ट से बाहर निकल गया, फिर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी बेयर करेगा एक्सपोर्टर। सो नाउ इट इज़ एन इनकोटर्म which was set out by International Chamber of Commerce, that is ICC, in their Incoterms 2010 guide, with the aim of standardizing shipping terms and defining all of responsibilities between buyers and sellers। ये चीज़ हमने पढ़ी। Now CPT is common for large importers who have their own port agents that can manage delivery of goods when they arrive in their country। However, the risk of the seller passes on to the buyer once the goods leave their country or port, despite the seller paying for the transportation of goods। देखिए, जब भी हम रिस्क की बात करेंगे तो जब रिस्क कब ट्रांसफ़र होगा, जब भी गुड्स कंट्री से या पोर्ट से निकल गया तो रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई बायर के पास, ठीक है। अभी सेलर के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बात करें, सो कॉस्ट वो बेयर करेगा, पूरी कॉस्ट वो पे करने वाला है। नाउ द बायर और कंसाइनी इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एल्स। अभी बायर या कंसाइनी का काम क्या होगा, सो इंश्योरिंग द गुड्स एज दे आर बीइंग शिप्ड बट नॉट पेइंग फॉर दिस शिपमेंट। इंश्योरेंस लेना पड़ेगा गुड्स का, ये काम होगा बायर का। नेक्स्ट इज अनलोडिंग द गुड्स एट द बायर्स पोर्ट और टर्मिनल। यस, बायर के पोर्ट या टर्मिनल पे अनलोड करवाने का काम बायर का खुद का होगा, ठीक है, वहाँ पे सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सो ये बात हो गई कैरेज पेड टू इनकोटर्म की। नाउ नेक्स्ट वन इज ओके ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द एंड डेस्टिनेशन और वेयर हाउस। ये भी एक काम होगा, ठीक है, ये ऑफकोर्स अभी अनलोड करवा दिया गुड्स तो आगे का काम भी बायर को करना ही है। नाउ द नेक्स्ट इनकोटर्म इज CIP। नाउ CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अभी कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, सो अभी यहाँ पे क्या होना है, इसके पहले वाले में हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो एक्सपोर्टर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो पूरा पे कर रहा है, लेकिन गुड्स टर्मिनल से बाहर जाएगा सो उसकी जिम्मेदारी ख़त्म, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ CIP में क्या होना है, एक्सपोर्टर गुड्स को बायर के डेस्टिनेशन तक पहुँचा के देगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। बायर का जो डेस्टिनेशन जो बोला है बायर ने वहाँ तक गुड्स को पहुँचा के देना है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेलर ही पे करेगा, एक्सपोर्टर ही पे करेगा, प्लस मिनिमम इंश्योरेंस भी एक्सपोर्टर ही लेगा, ठीक है, ये सारे काम करेगा एक्सपोर्टर। सो CIP is an Incoterm where the seller is responsible for the delivery of goods to an agreed destination in the buyer's country, ठीक है। सबसे पहली बात क्या हो गई, गुड्स डिलीवरी करने की, कहाँ पे करेगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एन एग्रीड डेस्टिनेशन इन द बायर्स कंट्री, वहाँ तक पहुँचा के देना है गुड्स। एंड मस्ट पे फॉर द कॉस्ट ऑफ दिस कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करना है। The seller risk however ends once they have placed the goods on the ship at the origin destination. Now the buyer can pay for additional insurance during carriage of the goods। अभी सेलर इंश्योरेंस लेने वाला है, एक्सपोर्टर इंश्योरेंस लेने वाला है, लेकिन वो मिनिमम इंश्योरेंस लेगा, लेकिन बायर को ऐसे लगता है कि वो इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है तो एडिशनल इंश्योरेंस बायर को लेना पड़ेगा। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कॉस्टली होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा क्योंकि उन प्रोडक्ट का डैमेज हो गया, सो लॉस काफ़ी सारा हो सकता है। सो वैसे प्रोडक्ट के केसेस में एडिशनल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, लेकिन वो कौन लेगा, बायर लेगा, वो पे करेगा इंश्योरेंस को। Now the risk is passed when the goods are received by the first carrier. Carriage and insurance paid to is eligible for any form of transportation। यानी कि अगर एक्सपोर्ट बाय वाटर हो रहा है, बाय एयर हो रहा है, बाय रोड हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, CIP यूज़ हो सकता है।
Now, cost and insurance paid to require seller to pay for the cost of transporting the goods and also minimum insurance to transport them to the end destination. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी कि इसमें क्या हो रहा है, सेलर क्या कर रहा है, मिनिमम इंश्योरेंस भी पे करेगा एंड उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पूरी पे करने वाला है. विथ CIP the seller pays for both transportation and the insurance to the destination. The seller also needs to insure the goods during the carriage and it's normally always at a minimum cover level as the liability lies with the buyer at this point. Minimum insurance might not be adequate for manufactured goods or high value or precious merchandise. ठीक है, जो हाई वैल्यू गुड्स है, बहुत हम कहें फ्रेजाइल है या बहुत कॉस्टली है, वैसे गुड्स के लिए मिनिमम वैल्यू इंश्योरेंस नहीं चलेगा, एडिशनल लेना होगा, लेकिन उसके लिए पे कौन करेगा, बायर करेगा. नाउ नेक्स्ट इनको टर्म इज डिलीवरी एट टर्मिनल, दैट इज DAT, डिलीवरी एट टर्मिनल. अभी ये भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए है. ठीक है, वेदर बाय रोड हो या वाटर हो, एयर हो, किसके भी लिए ये यूज़ हो सकता है. अभी यहाँ पे क्या होना है, जो एक्सपोर्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होगी. देखिए, ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो पोर्ट पे गुड्स लेके जाएगा, यहाँ पे क्लियर करवा रहा है, बायर के पोर्ट पे गुड्स पहुँचेगा. ठीक है, सो यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी, अनलोडिंग, यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सपोर्टर की. ठीक है, यहाँ की जिम्मेदारी होगी एक्सपोर्टर की, आगे का काम हो जाएगा इंपोर्टर का. यहाँ पे उसको गुड्स अनलोड होके मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी टैक्सेस भरना है वो बायर ही भरेगा. ठीक है, वो एक्सपोर्टर नहीं भरेगा. वो यहाँ पे गुड्स क्लियर करवाएगा, उसके पोर्ट पे सामने गुड्स वो पहुँचाएगा. ठीक है, डिलीवर करवाएगा एंड अनलोड करवाएगा. इसका इतना काम एक्सपोर्टर का. ठीक है, फिर यहाँ पे ड्यूटी भरने का काम किसका हो जाएगा, बायर का होगा. एंड फिर वहाँ से आगे गुड्स ट्रांसपोर्ट करके खुद के डेस्टिनेशन पे लेके जाना, वो काम हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बायर की. सो अंडर DAT the seller clears goods for export and is fully responsible for the goods until they have arrived at a named terminal at the end destination. ठीक है, यहाँ तक की जिम्मेदारी उसकी होगी. The goods must be unloaded at the terminal. गुड्स अनलोड भी करवा के देना होगा at the terminal. DAT can be used with any transportation mode. Delivery at terminal is used when the seller's responsibility includes the full delivery of goods up until the end terminal or port of destination as well as the unloading of goods. ठीक है, एक्सपोर्टर का काम क्या है, बायर के टर्मिनल तक गुड्स को पहुंचाओ एंड वहाँ पे उसका अनलोडिंग भी कराओ. ऐसा नहीं वहाँ पे गुड्स पहुँच गया तो आगे का काम बायर देखेगा, ऐसा नहीं, अनलोडिंग भी वहाँ पे करवाना है. The seller pays for all the expenses incurred until the place of delivery. अभी यहाँ तक की जो भी कॉस्ट होगी, बायर के पोर्ट तक की जो भी कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन, वो एक्सपोर्टर पे करेगा. ठीक है, एंड द बायर पेज फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड टैक्सेस एट द डेस्टिनेशन. लेकिन यहाँ पे जो भी कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह भरना है फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, वो बायर भरेगा. ठीक है, तो ये हो गया डिलीवरी एट टर्मिनल. नाउ नेक्स्ट इनको टर्म इज डिलीवरी एट प्लेस. अब ये डिलीवरी एट टर्मिनल था, यानी कि बायर के टर्मिनल तक पहुंचाना था. नाउ नेक्स्ट इज डिलीवरी एट प्लेस. अब डिलीवरी एट प्लेस की बात हो रही है, DAP, यानी कि बायर ने जो प्लेस बोली है, बायर की प्लेस है, वहाँ तक गुड्स पहुँचाना. अभी एक्सपोर्टर की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गुड्स को एक्सपोर्टर खुद की जगह से ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा, बायर के टर्मिनल से क्लियरेंस करवाएगा एंड बायर की प्लेस पे पहुंचाएगा, वहाँ जाके वो अनलोड भी करवाएगा. ठीक है, सारे ही काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सपोर्टर की.
साथ ही वो कॉस्ट भी सारी वही बेयर करने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो बेयर करेगा, इंश्योरेंस कॉस्ट भी वही बेयर करेगा, यानी कि एक्सपोर्टर बेयर करेगा. So DAP is an Incoterm defining the buyer and seller's responsibilities when moving goods. In this case, seller is responsible for moving the goods from the country of origin right through the end destination, which includes responsibility for loading, transport and unloading. सारे ही काम की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की होगी, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड अनलोडिंग. DAP means that seller bears the risk of any issues with the goods until the agreed delivery point. अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे ही जो भी रिस्क आता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की ही होगी. ठीक है, चोरी हो गया या डैमेज हो गया या ख़राब हो गया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की. If there are extra fees for unloading the goods, the seller must incur such expenses. अनलोडिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने हैं तो वो भी सेलर देगा, सारी कॉस्ट वही दे रहा है. DAP requires the seller to load, ship and unload the goods at an agreed destination place, normally after the port or terminal where the goods arrive at the country of destination. DAP can be used for any mode of transport and the seller needs to pay for. ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात उन लोगों ने बोली है कि आफ्टर द पोर्ट और टर्मिनल वेट्स द गुड्स अराइव, मतलब बायर के वहाँ जो गुड्स पहुँच गया है उसके टर्मिनल पे, उसके भी आगे की जिम्मेदारी सेलर की हो रही है. ठीक है, बायर की जो प्लेस है, बायर का वेयर हाउस है या बायर की शॉप है या व्हाटएवर, उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक गुड्स पहुँचा के देना है. अभी यहाँ पे सेलर कौन कौन सी चीज़ों के लिए पे कर रहा है? इंपोर्ट कस्टम्स क्लियरेंस, ड्यूटीज, टैक्सेस, लोडिंग, अनलोड कॉस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए पे करेगा सेलर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th इनकोटर्म्स. नाउ नेक्स्ट इनकोटर्म इज डिलीवरी ड्यूटी पेड, दैट इज DDP. अब डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसमें भी क्या होना है, सप्लायर या सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर पेइंग ऑल द कॉस्ट सारी वही पे कर रहा है, लेकिन अनलोडिंग की जिम्मेदारी बायर की प्लेस पे गुड्स अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉस्ट हम कहें तो वो होगी बायर की. सो DDP इज यूज टू डिस्क्राइब द डिलीवरी ऑफ गुड्स where seller takes most of the responsibility. काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर ही लेगा. The seller or supplier is responsible for paying all of the cost associated with the delivery of goods right up to the named place of destination. बायर ने जो डेस्टिनेशन बोला हुआ है वहाँ तक के डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए जितने भी कॉस्ट होंगे वो सारे सेलर ही भरने वाला है. This is also expected that seller clears the goods at export and import कस्टम्स, ये भी एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी वही करवाएगा, इंपोर्ट भी वही करवाएगा. द बायर इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग द गुड्स एट द एंड डेस्टिनेशन. एंड डेस्टिनेशन पे जो अनलोडिंग होगा बायर की प्लेस पे, सो वहाँ पे अनलोडिंग का काम होगा बायर का खुद का. DDP can be used to describe ocean, road and air transportation of goods including multimodal transportation. ठीक है, ये भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए है. कौन सा? डिलीवरी ड्यूटी पेड, वेदर बाय रोड जा रहा है, बाय एयर जा रहा है या फिर बाय वाटर या ओशन जा रहा है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा 7th इनकोटर्म. नाउ द नेक्स्ट इनकोटर्म इज फ्री अलोंगसाइड शिप, दैट इज FAS. अभी ये जो इनकोटर्म है वो सारे मोड्स के लिए नहीं है. FAS ये सिर्फ जब भी गुड्स जाता है बाय वाटर तो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है, फ्री अलोंगसाइड शिप. अभी यहाँ पे क्या होना है, ये मोस्टली यूज़ किया जाएगा ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे गुड्स के लिए जो कस्टम्स में जो नॉर्मल कंटेनर यूज़ होते हैं. ठीक है, गुड्स को लोड करने के लिए वहाँ पे, जैसे हम बोले कि हमने एग्जांपल बहुत पहले लिया था कॉफ़ी के एक्सपोर्टेशन का. ठीक है, कॉफ़ी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
सो अभी कॉफ़ी है या हम कहें कि क्लोथ्स है या हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, सो वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो नॉर्मल कस्टम्स के जो कंटेनर्स है उसमें फिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ही एक्सेप्शनल प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो उनके कंटेनर में फिक्स नहीं होंगे। सो वहाँ पे ये इनको टर्म यूज़ होने वाला है और ये ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। सो अभी यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉस्ट कहाँ तक की होगी, सो वो प्रोडक्ट को कहाँ तक डिलीवर करेगा कि जो वेसल है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स लोड होने वाला है, सो नेक्स्ट टू वेसल, वो वेसल के पास गुड्स को पहुँचा के देगा, वहाँ तक की सेलर की जिम्मेदारी होगी एंड वहाँ तक की कॉस्ट भी होगी। आगे का जो काम है वो बायर करेगा, ठीक है, उस गुड्स को उस वेसल में शिफ्ट करवा के फिर उसे शिप में लोड करवाना। सो वहाँ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी बायर की एंड कॉस्ट भी बायर ही बेयर करेगा। सो अंडर FAS द एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम क्लियरेंस ऑफ गुड्स एंड डिलीवरिंग देम टू द वेसल एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ हम एक्सपोर्ट करें, जैसे हम किसी मशीनरी की बात करें जो उनके नॉर्मल कंटेनर में फ़िट नहीं हो रहा है, ठीक है, सो हम एक्सपोर्टर है तो हम क्या करेंगे कि हम उस मशीनरी का एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवा देंगे, कस्टम क्लियरेंस हम करवा देंगे हमारी कंट्री के पोर्ट पे, एंड देन हम उसे डिलीवर करेंगे कहाँ तक, टू द वेसल एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। Under FAS, the seller is responsible for delivering the goods next to the shipping vessel, ठीक है, next to the shipping vessel हम प्रोडक्ट को डिलीवर करें, उतना काम हमारा एक्सपोर्टर का। अभी आगे FAS is often used for cargo that doesn't fit into the containers known as out of gauge OOG cargo, as this would typically be transported to a container yard under the FCA Incoterms. Now the cost for loading the goods onto the vessel is the responsibility of the seller. Buyer is responsible for the cost of loading the goods onto the ship and all costs thereafter. देखिए, कॉस्ट फॉर लोडिंग द गुड्स टू द वेसल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर। सबसे पहले क्या होना है, गुड्स वेसल में लोड होगा, फिर उस वेसल से शिप में लोड होगा एंड देन फिर वो आगे जाएगा, ठीक है। सो वो वेसल में लोड करने की जिम्मेदारी सेलर की है वहाँ तक की, एंड वहाँ तक की कॉस्ट भी वो बेयर कर रहा है, ठीक है। फिर आगे उसे शिप में लोड करना है एंड कॉस्ट बेयर करनी है, वो सारी बायर का काम हो जाएगा, ठीक है, वो जिम्मेदारी बायर उठाएगा। सो ये अभी बात हो गई फ्री अलोंग साइड शिप FAS। नाउ द नेक्स्ट इनकोटर्म इज डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, अभी यहाँ पे क्या होना है, अंडर DDU, अभी ये भी ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। So under DDU, the seller is required to deliver the goods to the agreed upon destination in the country of import, ठीक है। बायर की जो कंट्री है, इंपोर्टर की जो कंट्री है, वहाँ पे एग्रीड डेस्टिनेशन, बायर ने जहाँ पे बोला है, दोनों के बीच में जो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में जो एग्रीड डेस्टिनेशन डिसाइड हुआ है, वहाँ पे डिलीवर करना होगा गुड्स, सेलर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। The buyer is responsible for the rest of the cost and further delivery of shipment unless other terms are agreed in advance. फिर वहाँ से आगे बायर को जहाँ पे भी गुड्स लेके जाना है वो सारा काम हो जाएगा बायर का, कॉस्ट भी फिर वही करेगा। जैसे कि हम कहें कि बायर ने ऐसे बोला है कि बायर ने, दैट इज़ इंपोर्टर ने, कि हमारी कंट्री में हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ पे आप गुड्स डिलीवर करवा के दो, तो फिर एक्सपोर्टर का काम क्या है, वहाँ उसके वेयर हाउस तक गुड्स पहुँचा देना। फिर वहाँ से आगे बायर को कहीं और लेके जाना है गुड्स, इंपोर्टर को, सो वहाँ उसकी कॉस्ट भी उसकी हो जाएगी बायर की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी हो जाएगी, फिर सेलर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सो ये हो गया हमारा 9th इनकोटर्म, दैट इज़ डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। अभी उसके बाद आने वाला है फ्री ऑन बोर्ड, दैट इज़ FOB, कॉस्ट एंड फ्रेट एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट CIF। अभी ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल, ठीक है।
ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशंस, वहाँ पे वो इनको टर्म्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सो मिलते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच।